नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर एमपीटेट वर्ग 3 की आपको तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक, सारे विषय के वीडियो अपलोड कर चुके हैं। साथ में आपके जो मैराथन क्लासेस है वो भी दे चुके हैं। अब यहाँ पर आज मैं क्या लेकर आया हूँ, बाल विकास से 3 टॉपिक एक साथ, यानी कि आपको इस बाल विकास के जो प्रश्न लेकर आया हूं उसमें अधिगम से संबंधित प्रश्न मिलेंगे, बाल विकास के सिद्धांत और आकलन और मूल्यांकन, जो कि सबसे ज्यादा पूछे गए आपकी एमपीटेट वर्ग 3 के लिए। और टोटल 111 प्रश्न है ना, 100 प्रश्न नहीं है, टोटल 111 प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें जरूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यदि अच्छा लगे तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पर अधिगम से संबंधित ज्यादा प्रश्न आपको मिलेंगे, है ना। तो पहला प्रश्न पूछा गया था आपसे कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित की थी। समीपस्थ विकास के क्षेत्र को ZPDB कहा जाता है, जो कि आपको शायद मुझे लगता है पता होगा। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना के बारे में पूछा गया है। ये लॉरेंस कोहलबर्ग है, लेव वाइगोत्स्की है, ब्रूनर है या फिर जेन पियाजे है। देखिए यहाँ पर कुछ समय आपको मिलेगा, 4 विकल्प पढ़ूंगा उस समय में यहाँ पर आप आपका आकलन भी कर सकते हैं कि भैया इन 111 प्रश्नों में आपको कितने नंबर आ रहे हैं, तो आकलन भी कर सकते हैं आपका, है ना। तो ये जो संरचना दी थी ये आपके वाइगोत्स्की के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? लेव वाइगोत्स्की। बी वाला विकल्प क्या होगा आपका? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी? यहाँ पर देखिए व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि के बारे में पूछा गया है। लेक्चर विधि, आगमन विधि, निर्देश विधि या फिर वार्तालाप विधि। करेक्ट आंसर होगा निर्देश विधि। व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि के बारे में पूछा गया था, तो निर्देश विधि आपका करेक्ट आंसर होगा। अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? देखिए 2 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अधिगम हेतु मूल्यांकन और अधिगम के लिए मूल्यांकन, है ना। तो यहाँ पर पूछा गया अधिगम हेतु मूल्यांकन, इस बाद वाला प्रश्न पूछा गया आपसे अधिगम के लिए मूल्यांकन, तो वहां उसका आंसर दूंगा, यहाँ पर इसका आंसर जान लीजिएगा। अधिगम हेतु मूल्यांकन पूछे कि भैया किस प्रकार का होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित होना चाहिए, मानदंड संदर्भित होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए या फिर मानकीकृत होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा आपका अधिगम हेतु जो मूल्यांकन है ये रचनात्मक होना चाहिए। किस प्रकार का होगा? रचनात्मक होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। रचनात्मक हेतु पूछे तो आपका अधिगम हेतु मूल्यांकन पूछे तो आपका रचनात्मक होगा। और अधिगम के लिए मूल्यांकन पूछे कि भाई ये किस प्रकार का होना चाहिए? संदर्भित, मानकीकृत, मानदंड संदर्भित या फिर अध्यापक अभिमुखी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ये संदर्भित होना चाहिए। क्या होगा? अधिगम के लिए जो मूल्यांकन होगा वो संदर्भित होना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बच्चे का समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य अधिगम को प्रभावित नहीं करता है, में बाधा डालता है, में सम्मिलित नहीं है, को सुसाधित करता है, क्या है? करेक्ट आंसर क्या है? देखिए बच्चे का जो समग्र शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य है वो अधिगम को सुसाधित करता है। क्या करता है? अधिगम को वो सुसाधित करता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ले वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? ले वाइगोत्स्की द्वारा बताना है भैया परिपक्वता और संस्कृति है, भाषा और भौतिक जगत है, भाषा और संस्कृति है या फिर भाषा और परिपक्वता है, क्या है? तो ले वाइगोत्स्की द्वारा दिए बच्चों के विकास का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित होगा? भाषा और संस्कृति पर होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को रिक्त स्थान रूप में प्रस्तुत किया जाता है, संदर्भ से हटकर, अप्रासंगिक, बहुत ही अमूर्त या फिर संयोजित। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए यहाँ पर अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है जब विषय वस्तु को संयोजित रूप से प्रस्तुत किया जाता है। किस प्रकार से? संयोजित रूप से। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती? कम महत्व कहां देती? व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं या फिर खोज, जिसे अन्वेषण विधि भी कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए सही आंसर होगा आपका व्याख्यान। क्या होगा? व्याख्यान। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। एक बच्चा पेंसिल पकड़ने और लिखने से पहले गेंद फेंकने की क्षमता पा लेता है, यह स्थिति विकास के किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोगामी सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता या फिर एकीकरण का सिद्धांत। यहाँ पर मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं, क्योंकि आपको कम समय में ज्यादा प्रश्न देने की कोशिश करूंगा। ज्यादा समय आपका एमपीटेट में नहीं बचा है। अब आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। 9 का जो आंसर होगा आपका वो होगा अधोगामी सिद्धांत। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ये किस सिद्धांत की ओर इशारा करती है? तो अधोगामी सिद्धांत की ओर इशारा करती है ना। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले सभी विद्यार्थी अपने शैक्षिक विशेषताओं में से एक जैसे होते हैं? विद्यार्थियों को विशिष्ट विद्यालय में पढ़ाना चाहिए, विद्यार्थी हमेशा अति क्रियाशील होते हैं या फिर विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं?
क्या होंगे? करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? देखिए, अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले बच्चों के बारे में पूछा गया, विद्यार्थियों के बारे में पूछा गया है, तो करेक्ट आंसर होगा अधिगम कठिनाई महसूस करने वाले विद्यार्थी अपने शैक्षिक सामर्थ्य और चुनौतियों में अलग अलग हो सकते हैं। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम किस प्रकार का होना चाहिए? जो अधिगम है भैया वो किस प्रकार का होगा? अर्थपूर्ण और संदर्भित होगा, असंदर्भित और अर्थहीन नहीं हो सकता, अर्थपूर्ण और असंदर्भित नहीं हो सकता, संदर्भित और अर्थहीन नहीं हो सकता, ये अर्थपूर्ण और संदर्भित हो सकता है अधिगम। तो यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, एक शिक्षक भाषा का अभ्यास कराने के लिए लक्ष्य भाषा में गहन मौखिक बातचीत का प्रयोग कर रहा है या कर रही है। इस विधि को किस रूप में जाना जाता है? प्राकृतिक विधि के रूप में, शास्त्रीय विधि के रूप में, द्विभाषी विधि के रूप में या फिर श्रव्य भाषिक विधि के रूप में? किस रूप में जाना जाता है? तो याद रखिएगा हमेशा ये प्राकृतिक विधि के रूप में जाना जाएगा। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम को सुसाधित किस प्रकार किया जा सकता है? जो अधिगम है इसे सुसाधित किस प्रकार करेंगे आप? योग्यता के सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर, कार्य के उद्देश्य को विद्यार्थियों से साझा न करके, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर, या फिर चिंतन प्रतिवर्तन के मौके प्रदान करके। आपको अधिगम को सुसाधित बनाना है, वो किस प्रकार बनाएंगे? चिंतन या फिर जो प्रतिवर्तन होता है इसको मौका प्रदान करके आप अधिगम को सुसाधित बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो डी वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, बच्चे सबसे बेहतर रिक्तस्थान द्वारा सीखते हैं। भाई किसके द्वारा सीखते हैं? खोजी अधिगम, पुनरावृत्ति और अभ्यास, निष्क्रिय नकल या फिर कंठस्थ स्मरण। ना देखिए, ये जो निष्क्रिय नकल है और कंठस्थ स्मरण है ये दोनों ही नेगेटिव में चला जाएगा, यानी कि दोनों ही आंसर नहीं होंगे। अब आपको इन दोनों में पता करना है कि सही आंसर क्या होगा। सही आंसर होगा खोजी अधिगम। याद रखिएगा बच्चे सबसे बेहतर खोजी अधिगम द्वारा सीखते हैं। खोज के यदि वो अधिगम करेंगे, सीखेंगे तो अच्छे से सीखेंगे ना। तो पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। इस प्रकार से आप जब प्रश्न पढ़ेंगे तो 4 विकल्प पढ़ेंगे तो इस प्रकार से प्रश्नों को जो विकल्प दिए हैं उनमें से जो नेगेटिव में चले गए, जो आपको लगता है कि ये नहीं हो सकते, उनको अलग हटाकर जो लगेंगे उनमें से आपको आंसर चुनना है। तो दोस्तों थोड़ी सी आसानी हो जाएगी ना। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन, छोटा कर लेते हैं अपन इसको, निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 विकल्प दे रखे हैं और कूट में आपको आंसर देना है कि भैया सही आंसर क्या होगा। भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों पर लाल स्याही से घेरा बना देना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटियों को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो कूट में आंसर देना था, सही कौन सा है, सही पूछा था ना। हाँ सही कौन सा है? दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा और तीसरा चौथा किसमें है आपके? हाँ फोर्थ वाले विकल्प में, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए जिनकी प्रवृत्ति अति अमूर्त हो, जो विद्यार्थी की रुचि में अनुरूप हो, जो विद्यार्थी के परिवेश से गैर और अन्य देशी हो, जिनका उद्देश्य सिर्फ पूर्व ज्ञान का पुनरुत्पादन मात्र हो? क्या होगा करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका? तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि एक अध्यापिका को कैसे अधिगम क्रियाकलाप बनाने और संपादित करने चाहिए, तो जो विद्यार्थी की रुचि के अनुरूप हो। याद रखिएगा आपको विद्यार्थी को बीच में रखकर, सेंटर में केंद्रित रखकर ही हर प्रश्न का सवाल देना। उसको कितने अच्छे से आप समझा सकते हैं, जितने अच्छे से आप समझा पाओगे उसको उतना अच्छा ही होगा और वही आपका आंसर होगा, है ना। जो विद्यार्थियों की रुचि के अनुरूप हो, इस प्रकार से एक अध्यापिका को अधिगम क्रियाकलाप बनाने चाहिए या फिर संपादित करने चाहिए। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? विद्यार्थी की स्वायत्तता को न्यूनतम कर देना चाहिए, विकर्षणों को अधिकतम कर देना चाहिए, व्यक्तिगत विकल्पों को न्यूनतम कर देना चाहिए या फिर कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। क्या कर देना चाहिए? तो यहाँ पर पूछा गया है कि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी की संलग्नता को अधिकाधिक करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उन्हें कार्य की सत्यता को अधिकतम कर देना चाहिए। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थी में समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना होगा? किसका चयन करना होगा? यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने। खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल हो, वे प्रश्न जिनका उत्तर हाँ या फिर ना में हो,
एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न या फिर वे प्रश्न जिनमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यय स्मरण शामिल हो। सही आंसर क्या होगा? 18वें का। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों के समालोचनात्मक चिंतन का आकलन करने के लिए पूछा गया है कि भैया अध्यापक को किसका चयन करना चाहिए, तो उसे खुले अंत वाले जो प्रश्न होते हैं जिसमें अपसारी चिंतन शामिल हो, इस प्रकार के प्रश्नों का चयन करना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सीधा सीधा यहाँ पर अधिगम पूछा गया है। अधिगम संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, संवेगों से प्रभावित नहीं होता है, सामाजिक संदर्भ से कभी कभार प्रभावित होता है या फिर सामाजिक संदर्भ से कभी भी प्रभावित नहीं होता। क्या होता है अधिगम, ये पूछा गया है। तो देखिए जो नहीं, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव प्रश्न पूछा गया, जो नहीं होता है, कम होता है, इस प्रकार के विकल्पों को पूरी तरह से छोड़ दीजिएगा। कभी कभार होता है, इस प्रकार के जो विकल्प होंगे वो कभी भी करेक्ट आंसर नहीं होंगे यदि प्रश्न पॉजिटिव पूछा है। तो याद रखिएगा प्रभावित नहीं होता है ना, ऐसा ही ये तीनों विकल्प आपके कट गए। सही आंसर क्या होगा आपका? संवेगों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है, ये आपका पहला वाला विकल्प सही होगा। इस प्रकार से यदि प्रश्नों को आप देखेंगे, पहले देख लीजिएगा भाई विकल्प क्या दिए हैं, विकल्प के अनुसार आपको हमेशा आंसर देना है। पेडागोजी में ये महत्वपूर्ण है ना। तो आपका जो 19वें का आंसर क्या होगा? पहला वाला होगा। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? निम्न में से कौन सा कारक है जो विद्यार्थियों के अधिगम में बाधक बन जाता है? इस करेक्ट आंसर क्या होगा? 4 विकल्प हैं, पढ़ लेते हैं। वातावरण से स्वाभाविक सहज पारस्परिक क्रिया, ये बाधक नहीं है। स्व अभिप्रेत अभ्यास भी बाधक नहीं होगा। जानने और खोज करने की चाह भी नहीं होगा। क्या होगा? कठोर और अनम्य पाठ्यक्रम, जहां पर कठोर आ जाए, याद रखिएगा नेगेटिव चला जाएगा, है ना। तो ये क्या होगा आपका? विद्यार्थियों के अधिगम में ये बाधक बन सकता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। आकलन के शब्द में निम्नलिखित में से क्या सही है? यहां पर देखिए आकलन के संबंध में पूछा कि शब्द नहीं लिखा, संबंध लिखा हुआ है ना। आकलन के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है पूछा गया है। तो यहाँ पर विकल्पों को हम पढ़ लेते हैं। देखिए पहला विकल्प है आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाता है। रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है। मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर या फिर अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थी द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। तो आकलन के संबंध में पूछा गया है, करेक्ट आंसर होगा आपका कि अधिगम के लिए आकलन जो होता है वो विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन को भी शामिल करता है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक उपागम निम्न में से किस आधार पर मूल्यांकन को बढ़ावा देता है? किस आधार पर देता है? मुख्यतः प्रत्यास्मरण आधारित परीक्षणों द्वारा, सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा, एक शब्द के जवाब वाले सवालों द्वारा या फिर मानकीकृत परीक्षणों द्वारा। सही आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर जो मूल्यांकन है इसको कैसे बढ़ावा देता है? तो सहयोगात्मक प्रोजेक्ट कार्यों द्वारा बढ़ावा दे सकता है मूल्यांकन को। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखिए प्रश्नों को हमेशा आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए ना। विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए पूछा गया है कि अध्यापिका को क्या करना चाहिए। यहाँ पर पहला विकल्प है योग्यता की इकाई या फिर सत्व दृष्टिकोण को बढ़ावा देना चाहिए, विद्यार्थियों की रुचियों को दरकिनार करना चाहिए, विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति विचारशील रहना चाहिए या फिर विद्यार्थियों को प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों के लिए प्रेरित करना चाहिए। देखिए हमेशा जब भी आप पेडागोजी सोल्व करें या फिर बाल विकास सोल्व करें, उनको चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ना है। ऐसा नहीं पहला विकल्प आपको लग रहा है कि ये सही है तो कर दिया, नहीं, चारों विकल्पों को पढ़ना है और उसमें से जो अच्छा लगे, जो प्रश्नों से संबंधित हो, उस पर आपको टिक करना है। यहाँ पर विद्यार्थियों के अधिगम को समर्थन देने के लिए अध्यापिका को क्या करना चाहिए पूछा गया है, तो उन्हें विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए? विचारशील रहना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, आकलन करने का मुख्य कारण पूछा गया। भैया आकलन करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विद्यार्थियों में परीक्षा के प्रति भय पैदा, भय नहीं हो सकता है, नेगेटिव में चला जाएगा, ये आंसर आपका हो ही नहीं सकता। भी देख लेते हैं, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना बिल्कुल हो सकता है। विद्यार्थियों के निष्पादन के अनुसार उन्हें आगे की कक्षा में प्रोन्नत करना या फिर रोक लेना, रोक नहीं सकते। विद्यार्थियों को श्रेणी देना और वरीयताओं में वर्गीकृत करना। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया उसी के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर आपका होगा बी वाला, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को क्या कहा जाएगा? भैया ध्यान देना, कंठस्थीकरण, अधिसंज्ञान या फिर विस्मरण, जिसे भूलना कहते हैं। क्या होगा सही आंसर?
विद्यार्थी की स्वयं के अधिगम पर विमर्श चिंतन करने की योग्यता को अधिसंज्ञान कहेंगे। याद रखिएगा, इंपोर्टेंट है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। किस विचारक ने इस बात को नकारा है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? पियाजे, हार्वर्ड गार्डनर, वाइगोत्स्की या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग। क्या करेक्ट आंसर होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका लेव वाइगोत्स्की। ये लेव वाइगोत्स्की विचारक है। इनका कहना इस बात को नकारता है कि बुद्धि एकल इकाई है और कई पृथक स्वतंत्र बुद्धियों का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? नेगेटिव प्रश्न पूछा गया। हमेशा ध्यान दीजिएगा, प्रश्न को हमेशा आपको अच्छे से ध्यान से पढ़ना है। देख लेते भैया कौन सा अधिगम के बारे में सही नहीं है। अधिगम ने अपने आसपास के परिवेश के साथ अंतःक्रिया शामिल होती, बिल्कुल होती है। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, बिल्कुल है। अधिगम व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता, बिल्कुल होता है। अधिगम सामाजिक संदर्भों से हटकर स्वतंत्र रूप से होता है, तो हटकर नहीं होता है। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार पूछा गया है कि प्रारंभिक स्तर पर आकलन का क्या स्वरूप होना चाहिए? रचनात्मक, नियमित, सूचनाओं के मात्र, ग्रहशीलता पर केंद्रित, ग्रहशीलता पर, या फिर फोर्थ विकल्प भी है ना इसमें, शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप। इसको छोटा कर देते हैं ताकि आपको चारों विकल्पों के साथ साथ कूट में जो विकल्प दे वो भी आपको यहाँ पर दिखे, है ना। तो 28वें का सही आंसर क्या होगा आपका? देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक स्तर पर आकलन के बारे में पूछा गया, भाई किस प्रकार का स्वरूप होगा? तो रचनात्मक होगा आपका, है ना, नियमित होगा और शिक्षण अधिगम की उपयुक्तता के अनुरूप होगा। सूचनाओं के मात्र, ग्रहशीलता पर केंद्रित नहीं होगा। तो ए, बी और डी कहां पर है? ए, बी और डी आपके फोर्थ वाले विकल्प में है, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में क्या सही है? यहां पर देखिए अधिगम की प्रक्रिया में त्रुटियों के बारे में सही कथन आपको बताना है, क्या होगा? त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। क्यों नहीं होती भैया? त्रुटि करेगा बच्चा तभी तो सीखेगा। तो ये आपका गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर सही आंसर पूछा है तो अभी हमें आंसर नहीं मिला है। बी वाला विकल्प, त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए भाई, त्रुटियां अर्थपूर्ण होती हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। तो ये आपका आंसर हो सकता है। आगे देख लेते हैं, अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर ध्यान नहीं, क्यों नहीं देंगे भैया अध्यापक द्वारा त्रुटियों पर? तो ये आपका गलत हो गया। त्रुटियों को नकारात्मक पुनर्बलन यहां से पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सही आंसर क्या होगा? त्रुटियां अर्थपूर्ण है और उन पर चर्चा होनी ही चाहिए। बी वाला विकल्प आपका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित कर सकता है? वो कौन सा संवेग है जो विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करेगा? बोरियत नहीं हो सकता, उच्च डर नहीं हो सकता, गुस्सा नहीं हो सकता, क्या होगा? उम्मीद। सरल सा प्रश्न है, विकल्प पढ़ते ही आप आंसर का पता कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना है? इन चारों विकल्पों में से कौन है जो अधिगम में बाधा पहुंचा सकता है? चार विकल्प हैं और आंसर आपको देना है। सबसे पहले, योग्यता के संवृद्धियात्मक दृष्टिकोण पर विश्वास, विशिष्ट पहचान के बारे में प्रचलित रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। देखिए रूढ़िबद्ध धारणाओं का बढ़ावा नहीं दे सकते, ये अधिगम में बाधा हो सकता है। तो बी वाला विकल्प आपका सही हो सकता है। हम सी और डी पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत रुचि और स्वतंत्रता को बढ़ावा देना, बिल्कुल है। कक्षा में भय और अवरोधों को कम करना, देखिए यहाँ पर कम लिखा है, ऐसा नहीं लिखा है कक्षा में भय और अवरोधों, तो ये नेगेटिव में नहीं जाएगा, है ना। कक्षा में भय और अवरोधों को कम करना, ये अधिगम में बाधा पहुंचाने की संभावना नहीं। बाधा कौन पहुंचाएगा? आपका रूढ़िबद्ध धारणाओं को बढ़ावा देना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वहां सत्र के अंत में परीक्षा का आयोजन करें। क्या करना चाहिए? केवल मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग करे, चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर आकलन करे, या फिर सभी के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा अनिवार्य करे? क्या होगा? तो यहां पर सीखने के उद्देश्य हेतु आकलन का उपयोग करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे चल रही गतिविधि में बच्चे की भागीदारी के आधार पर क्या करना चाहिए? आकलन करना चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों से संबंधित नहीं है, बहुत ही अमूर्त और जटिल है, संबंधित पृथक खंडों में प्रस्तुत की जाती है, या फिर बहुविधि विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। देखिए अधिगम अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली जो विषय वस्तु है वो बहुविध विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है ना, जो बहुत सारी विधियां हैं उसके माध्यम से प्रस्तुत की जाए, तो जो अधिगम है वो अधिक प्रभावशाली होगा यदि पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु बहुविध
विधियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती है। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम को प्रभावशाली बनाने के लिए विषय वस्तु कैसी होनी चाहिए? बहुत अमूर्त और जटिल होनी चाहिए, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत होनी चाहिए, विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होनी चाहिए, या फिर अति आसान और अत्यधिक सरल होनी चाहिए। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखिए, ना तो ज्यादा अमूर्त बहुत अमूर्त होनी चाहिए, ना जटिल होनी चाहिए, असंबंधित खंडों में प्रस्तुत तो हो नहीं सकती, ना अति समान और ना ही अत्यधिक सरल। क्या होगा? विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश से क्या होनी चाहिए? संबंधित होनी चाहिए। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सतत व समग्र मूल्यांकन के क्या मायने हैं? यहां पर देखिए, सतत और समग्र मूल्यांकन की बात की जा रही है, इससे संबंधित आपको बताना 4 विकल्प के माध्यम से कौन सा सही है। पहला विकल्प है विद्यार्थी की एक दूसरे से तुलना करना, बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, केवल शैक्षिक गतिविधि के आधार पर बच्चों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। जहां पर मैं आपको बता दूं, जहां पर केवल आ जाए वो हमेशा गलत रहेगा यदि प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया है। तो यदि यहाँ पर क्या मायने नहीं है तो आप जरूर सी वाले पे टिक कर सकते थे, वो आपका करेक्ट भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया है ना, तो ये आपका जो सी वाला विकल्प है ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। फोर्थ वाला विकल्प पढ़ लेते हैं। साल के अंत में बच्चों का मूल्यांकन करना, उनकी अगली कक्षा में पदोन्नति का निर्णय लेने के लिए मूल्यांकन। तो यहाँ देखिए, सतत व समग्र मूल्यांकन के बारे में पूछा जा रहा है, तो बच्चे के व्यापक विकास से जुड़ी सभी स्कूली गतिविधियों के आकलन के सभी पहलुओं को शामिल करना, ये आपका सतत व समग्र मूल्यांकन के मायने हैं। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अधिगम के सामाजिक रचनावादी उपागम के अनुसार आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा तरीका अर्थपूर्ण अधिगम के लिए प्रभावशाली नहीं है। नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। स्व पहल अन्वेषण, चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी, खोजी अधिगम, या फिर निष्क्रिय अनुसरण। यदि 4 विकल्प आप आराम से इत्मीनान से पढ़ेंगे तो आंसर आपके सामने होगा निष्क्रिय अनुसरण, क्योंकि प्रश्न नेगेटिव पूछा गया है ना। हमेशा ध्यान दीजिएगा, यदि प्रश्न आप अच्छे से पढ़ेंगे, चारों विकल्पों को अच्छे से पढ़ेंगे, तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको चारों विकल्पों को देखकर ही आंसर पता चल जाएगा। यदि वो भले ही आपको प्रश्न याद ना हो, विकल्प याद ना हो, तब भी आप चारों विकल्पों को पढ़कर आसानी से आंसर दे सकते हैं ना। तो यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों की विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका? देखिए, विद्यार्थियों के विशिष्ट अधिगम कठिनाइयों को पहचानने का व्यापक तरीका पूछा गया है। क्या होगा? मानकीकृत बुद्धि लब्धि परीक्षण, बहुविकल्प वाले सवालों पर आधारित परीक्षण, साल के अंत में परीक्षा, या फिर केस अध्ययन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा आपका? विद्यार्थी की जो विशिष्ट अधिगम कठिनाई को पहचानने का व्यापक तरीका होगा वो केस अध्ययन होगा। कौन सा? केस अध्ययन। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। रिक्तस्थान के अनुसार मनुष्य द्वारा अर्जन यंत्र के साथ जन्म लेते हैं जो उन्हें भाषा सीखने में सहायता करता है। ये किसके द्वारा कहा गया, किसके अनुसार? वाइगोत्स्की, ब्लूम, चोम्स्की या फिर स्किनर। जहां पर अर्जन आ जाए वहां पर लगभग 90% आपका आंसर। यदि आपको पता नहीं है तो मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, जहां पर अर्जन आ जाए वहां पर 90% आपका आंसर क्या होगा? चोम्स्की होगा, है ना। चोम्स्की यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। यदि आपको आपका जो प्रश्न है उसका आंसर आपको पता नहीं है तो पता है तो आप लगा सकते हैं, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता? लगाव को कौन बढ़ाता भैया? अधिगम विद्यार्थियों का द्वारा स्वनियमन, विद्यार्थियों का योग्यता के प्रति सत्व या फिर स्थिर दृष्टिकोण बनाना, अध्यापक की विद्यार्थियों के प्रति निम्न अपेक्षाएं होना, या फिर उनके संदर्भ से वियोजित विषय वस्तु प्रस्तुत करना। क्या होगा करेक्ट आंसर? लेकिन यहाँ पर पूछा गया विद्यार्थियों का अधिगम में लगाव को बढ़ाता है, कौन बढ़ाता है? तो विद्यार्थियों द्वारा स्वनियमन बढ़ाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती। क्यों नहीं निभाती भैया? जब त्रुटियां करेगा नहीं तो सीखेगा कैसे? पहला वाला विकल्प आपका क्या हो गया? गलत हो गया, है ना। केवल नकारात्मक पूर्ण, केवल आ गया, प्रश्न को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, यहाँ पर भी केवल आ गया, केवल वो विद्यार्थी। तो जहां पर केवल आ जाए और प्रश्न पॉजिटिव हो, फिर मैं आपको बता रहा हूं वो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। कितने परसेंट? 100%, 99 भी नहीं, है ना। कितना? 100%, है ना। उन विकल्पों को छोड़ दीजिए। त्रुटियां क्या है? अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके, है ना। यहाँ पर जो फोर्थ वाला विकल्प है ये आपका सही होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है? सत्र के अंत में अध्यापक द्वारा किया गया मूल्यांकन, सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, विद्यार्थी द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन, या फिर मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया गया मूल्यांकन। मानकीकृत भी एक नेगेटिव
यहाँ पर जो नेगेटिव विकल्प आप मान सकते हैं, जहां पर मानकीकृत हो और प्रश्न पॉजिटिव पूछा गया तो आप इसको हटा सकते हैं, इसको एक तरफ कर सकते हैं ना। तो 41 का सही आंसर क्या होगा आपका? देखिए पूछा क्या गया है, किस प्रकार का मूल्यांकन पूछा गया है जो विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता? भैया स्व मूल्यांकन, विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्व मूल्यांकन है ना, ये जो मूल्यांकन है ये विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? यहां पर पूछा गया। देखिए प्रश्न आपको ऐसे लगेंगे ये प्रश्न तो पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन विकल्प अलग है। जहां पर भी आपको ऐसा लगे विकल्पों को जरूर देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? यदि कोई सा प्रश्न रिपीटेड होता है तो मैं वही बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना। वैसे भी मैंने पुराने वीडियो बनाए, यदि कुछ गलती होती है तो मैं वही आपको तुरंत बता देता हूं। देखिए 42 का आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से उस कारक के बारे में आपको बताना है जो कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। बैठने की अनम्य योजना, जानकारी प्रस्तुत के विभिन्न तरीके, ये नहीं हो सकता क्योंकि ये तो बाधक नहीं बन सकता। इससे विविधता के प्रति सम्मान, संसाधन संपन्न वातावरण, बैठने की अनम्य योजना, है ना, ये जो कारक होगा ये अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है? देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आपका प्रश्न में ही बन रहा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो ये लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया। अब आपको बताना है कि भैया इनके द्वारा जो चरण दिए गए हैं नैतिक विकास के सिद्धांत में कौन सा चरण शामिल नहीं है? पारंपरिक चरण, अपारंपरिक चरण, उत्तर पारंपरिक चरण या फिर पूर्व पारंपरिक चरण। सही आंसर क्या होगा 43 का? तो याद रखिएगा, देखिए पारंपरिक चरण दिया हुआ है, उत्तर पारंपरिक चरण, पूर्व पारंपरिक, लेकिन जो अपारंपरिक चरण है ये इनके द्वारा नहीं दिया गया है, ये इनके सिद्धांत में शामिल नहीं है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। चलिए, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित, मानदंड संदर्भित, रचनात्मक या फिर मानकीकृत? हाँ, ये जो प्रश्न है ये जरूर आपका रिपीटेड प्रश्न है, ये मैं आपको बता चुका हूं, शायद तीसरा चौथा या चौथा पांचवा प्रश्न इसके बारे में आपको बता चुका हूं। चलिए, मैंने इसके बारे में आपको बताया तो इसका आंसर दीजिए क्या होगा, जल्दी से दीजिए, या फिर इसको मैं आपको क्यूज के तौर पर दे देता हूं। इसका आंसर आपको देना है क्योंकि मैं इसको शायद चौथे या पांचवें प्रश्न में बता चुका हूं। 44 लिख के पहले भी मैं काफी वीडियोस में क्यूज के तौर पर प्रश्न दिया हूं और बहुत कम बच्चे होते जो आंसर देते हैं। देखिए आंसर आपको सभी को देना है, आंसर देने में कोई बुराई नहीं है, यदि गलत भी होगा तो मैं वहां पर आपको बता दूंगा, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने 2 महीने पहले वीडियो बनाया, 3 महीने पहले वीडियो बनाया और आपने कमेंट बाद में किया, तो वहां पर थोड़ा आंसर देना मुश्किल हो जाता है क्योंकि मुझे फिर वो वीडियो देखना होता है। तुरंत आप आंसर देते हैं तो मैं जरूर उसका कमेंट्स के माध्यम से बता दूंगा कि भैया आपने सही दिया है या फिर गलत। सभी को देना है ना, डरना नहीं है, गलत दोगे तो भी और सही दोगे तो भी मैं वहां पर आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा 44 करके बताना है। प्रभावी शिक्षक कक्षा में शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में अक्सर जांच करने वाली प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। इससे शिक्षक को किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? किस प्रकार का मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन? करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा आपका रचनात्मक मूल्यांकन। बी वाला विकल्प आपका सही होगा, रचनात्मक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है कब होता है? विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, जटिल होना ये आपका नेगेटिव में चला जाएगा, जटिल नहीं हो सकती। पहला वाला विकल्प आपका गलत होगा। दूसरा विकल्प पढ़ लेते हैं, अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, ऐसा नहीं हो सकता, मतलब ये अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है, इससे इसका कोई संबंध नहीं है। अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। यदि अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है तब अधिगम का स्वभाव कैसा हो? प्रयोगात्मक, है ना। अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए, अधिगम का स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रयोगात्मक होना चाहिए। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता, योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? ये दृष्टिकोण है, इसके बारे में आपको बताना क्या कहलाएगा। एकल जिसे सत्व दृष्टिकोण कहा जाता है, वार्षिक दृष्टिकोण, प्रवीणता उन्मुख दृष्टिकोण, अधिगम आशावादी दृष्टिकोण। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस प्रकार के जो दृष्टिकोण हैं वो एकल या फिर सत्व दृष्टिकोण कहलाते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यहाँ महत्वपूर्ण है कि क्या महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करें, विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें, बहुत सख्त
कठोर एवं सत्तावादी अध्यापकों को नियुक्त करे या फिर पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करे। क्या करना चाहिए भैया, एक अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु तो विभिन्न हिस्सेदारों जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, रचनात्मक आकलन के बारे में पूछा गया। भैया सत्र के अंत में किया जाता है क्या इसको? केवल मानकीकृत परीक्षणों के माध्यम से, केवल जहां आ जाए मैंने आपको बता दिया, मानकीकृत खुद एक नेगेटिव विकल्प है। समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। केवल एक विशिष्ट शिक्षक, तो यहाँ पर केवल आ गया, तो ये भी आपका गलत हो गया। ए और सी में आंसर देना है, कौन सा होगा? तो क्या रचनात्मक आकलन क्या सत्र के अंत में नहीं किया जाता है, ये समूची शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थी के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? नेगेटिव प्रश्न है, कौन सा विकल्प है? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा है, मानकीकृत पाठ्यक्रम है, या फिर अध्यापन का रचनावादी उपागम है? क्या सही? देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था एक विकल्प की भैया ये नेगेटिव में चला जाएगा, तो नेगेटिव में कैसे जाएगा? देखिए यहाँ पर लिखा गया कि कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है, तो वो मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं करता है ना। यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है तो विकल्प भी हमें नेगेटिव ही देखना होगा, तो मानकीकृत पाठ्यक्रम यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? देखिए ये प्रश्न भी रिपीटेड है ना, डबल से प्रश्न पूछा गया है। क्या होगा? संदर्भित, मानकीकृत, मानदंड संदर्भित, या फिर अध्यापक अभिमुखी? इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 44 को आपको देना है, याद रखिएगा। 51 का सही आंसर होगा संदर्भित। मैंने आपको बताया था अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए, तो संदर्भित होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है? नेगेटिव प्रश्न फिर पूछा गया है, ये आपको पता होना चाहिए कि वाइगोत्स्की द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया गया है। अब कौन सा इससे संबंधित नहीं है इनके सिद्धांत से? सामाजिक अंतःक्रिया, सहायता करना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, भाषा अर्जन का यंत्र। क्या होगा? देखिए सामाजिक अंतःक्रिया, सहायता करना, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये तीनों ही किसके अंतर्गत आएंगे? वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत है। भाषा अर्जन का यंत्र ये चोम्स्की के सिद्धांत के अंतर्गत आएगा, है ना। ये वाइगोत्स्की के अंतर्गत नहीं आएगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। जैसे कि मैंने बताया था, जहां पर भी अर्जन आ जाए 90% आपका क्या आएगा? विकल्प सही आपका चोम्स्की आएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, विद्यार्थी के प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए? किस पर बल देना चाहिए भैया? विद्यार्थी में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए 4 विकल्प ही आपके सामने पढ़ लेते हैं। दी गई जानकारी को कंठस्थ स्मरण करके, देखिए कंठस्थ स्मरण आपको नहीं करना है। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ाने, प्रतिस्पर्धा की भावना भी नहीं बढ़ाना है। व्यवहार के अनुकूलन के लिए या फिर पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए। तो आपको यदि विद्यार्थी में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देना है तो एक अध्यापिका को पाठ्यचर्या लिखा हुआ है ना, पाठ्यचर्या सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए बल देना चाहिए। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। अधिगम की प्रकृति रिक्त स्थान और रिक्त स्थान है। क्या है? सक्रिय सामाजिक है, निष्क्रिय सामाजिक है, सक्रिय व्यक्ति है, निष्क्रिय। लेकिन जहां पर निष्क्रिय हो वो विकल्प तो आप हटा ही दीजिए। अब बचे 2 विकल्प, इसमें से सही आंसर क्या होगा आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं क्या होगा सही आंसर। तो देखिए अधिगम की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? सक्रिय होती है। कैसी होती है? सक्रिय। लेकिन दोनों विकल्प में सक्रिय है। और कैसी होती है? सामाजिक होती है। याद रखिएगा अधिगम की जो प्रकृति होती है सक्रिय होती है और सामाजिक होती है। पहला वाला जो विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, मुख्यतः आधा पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद मूल्यांकन करें, सत्र के अंत में ही मूल्यांकन करें, या फिर सत्र के शुरू में ही मूल्यांकन करें। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है? मूल्यांकन को अधिगम के लिए मूल्यांकन रूप में इस्तेमाल करने के लिए क्या करना चाहिए? मूल्यांकन को निरंतर प्रक्रिया के रूप में करें, ना ही अंत में, ना ही शुरू में और ना ही आधे पाठ में। कब? मूल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में करना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर बताना अधिगम हेतु मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, ये तो आपका पॉजिटिव में चला गया भैया। होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मूल्यांकन सतत होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मूल्यांकन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए,
मैंने क्या बताया था, मानकीकृत परीक्षण जहां जाए वो नेगेटिव में चला जाएगा, प्रश्न भी नेगेटिव में पूछा गया है। जो मूल्यांकन है ये मानकीकृत परीक्षणों द्वारा करना चाहिए, ये आपका नेगेटिव में, यानी कि ये कथन सही नहीं है। विद्यार्थी द्वारा स्व मूल्यांकन अधिगम है तो मूल्यांकन का हिस्सा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, तो तीसरा वाला नहीं होगा, है ना। इस प्रकार से भी आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता। विचारावेश संकल्प मानचित्रण, निष्क्रिय नकल अनुसंधान, चर्चा समालोचनात्मक चिंतन, स्कीमा सक्रिय या फिर अधिगम आसक्तता, क्या होगा। तो देखिए यहां पर पूछा गया है अधिगम, कौन सा अधिगम, तो यहां पर स्कीमा सक्रियता और अधिगम आसक्तता अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि नकारात्मक रूप से यह प्रभावित करता है। ना 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 ना, देखिए यहां पर भी क्या है, रिक्त स्थान है ना। तो यहां पर आ जाएगा आपका स्कीमा सक्रियता, है ना। स्कीमा सक्रियता अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है जबकि जो अधिगम आसक्तता है ये नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। आपका जो डी वाला विकल्प होगा ये करेक्ट होगा, है ना। कभी कभी मिसप्रिंट हो जाता है, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। एनईपी 2020 के बारे में पूछा जा रहा है, किस प्रकार की शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित या फिर बहिष्कार केंद्रित। करेक्ट आंसर क्या होगा। तो देखिए जहां पर एनईपी 2020 की बात आती है ये अधिगमकर्ता केंद्रित रखती है। कौन सा रखती है, अधिगमकर्ता। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक रचनावाद पर जोर दिया है, किसके द्वारा दिया गया है, स्किनर, कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की या फिर फ्रायर। करेक्ट आंसर होगा ये आपका लेव वाइगोत्स्की होगा, है ना। लेव वाइगोत्स्की सिद्धांतकारी ने अधिगम के संदर्भ में सामाजिक रचनावाद पर जोर दिया है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक रिक्त स्थान कक्षा की विशेषता है। कौन सी कक्षा की, व्यवहारवादी कक्षा की, प्रगतिशील कक्षा की, अध्यापक केंद्रित या फिर निष्क्रिय। निष्क्रिय तो होगा नहीं, है ना। अब तीन विकल्प हैं आपके सामने, क्या होगा। करके सीखना हो गया आपका, खोजी अधिगम हो गया, सहभागी अधिगम हो गया, ये क्या है, प्रगतिशील कक्षा की एक विशेषता है। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है कि मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थी का नामीकरण करना होना चाहिए। माता पिता को उनके बच्चे की शिकायत करना कि वहां क्या करने में असक्षम है, देखिए शिकायत नहीं करना है आपको ना, वो ना ही प्रदर्शन के आधार पर विद्यार्थी का नामीकरण करना है। विद्यार्थियों में तुलना करना, और देखिए तुलना भी नहीं करना विद्यार्थियों में कभी, है ना। पदानुक्रमता स्थापित करना। विद्यार्थियों द्वारा अधिगम प्रक्रिया में महसूस की जाने वाली चुनौतियों और उनके सामर्थ्य को समझना। डी वाला विकल्प आपका सही होगा। ये उद्देश्य होता है मुख्य उद्देश्य मूल्यांकन का। अगला प्रश्न, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण इस विचार में विश्वास रखता है। मनोविश्लेषणवाद है, व्यवहारवाद है, सामाजिक संरचनावाद है या फिर नैतिकवाद है। सही आंसर क्या होगा, 62 का। देखिए यहां पर अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो एक सांस्कृतिक संदर्भ में होती है। इनमें से बताना है कि कौन सा दृष्टिकोण है जो इस विचार में विश्वास रखता है, तो वह सामाजिक रचनावाद। कौन सा है, सामाजिक रचनावाद। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सा एक नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है। नए ज्ञान को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से जोड़ना, ये देता है। नए ज्ञान को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से ना जोड़ने की तो बात ही नहीं हुई है। पहला वाला जो दूसरा विकल्प है तो आपका वैसे ही गलत हो गया। विद्यार्थियों पर दबाव और असफलता का डर पैदा करना, ये नहीं करना है। विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक संपर्क और सहभागिता पर रोक लगाना, रोक नहीं लगाना है। क्या होगा आपका, नए संप्रत्यय के अधिगम को बढ़ावा देता है, तो ये देता है आपका नए ज्ञान को विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से जोड़ना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य फिर पूछा गया है, लेकिन विकल्प हर समय अलग अलग मिलेंगे आपको, है ना। विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना, आप प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा नहीं कर सकते, ये मुख्य उद्देश्य नहीं होगा, है ना। दूसरा विकल्प है विद्यार्थी में असफलता का डर पैदा करना, ये भी नहीं कर सकते। विद्यार्थियों को सफल और असफल के रूप में वर्गीकृत करना, ये आप नहीं कर सकते। अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की प्रगति और चुनौतियों को समझना, ये कर सकते। ये मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होगा। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था पूछी गई है, कौन सी होगी। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं,
कोई उत्तेजना नहीं होगी, कोई भय नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कोई भय नहीं हो सकता है, लेकिन कोई उत्तेजना नहीं, ये नहीं हो सकता है ना, अवस्था अधिगम के सर्वोत्तम। उच्च उत्तेजना उच्च भय, तो यहाँ पर उच्च उत्तेजना हो सकता है लेकिन उच्च भय नहीं हो सकता। निम्न उत्तेजना उच्च भय, ये दोनों नहीं हो सकते। होगा क्या, संतुलित उत्तेजना। उत्तेजना कैसी होनी चाहिए, संतुलित होनी चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए। पहला वाला विकल्प आपका गलत हो गया, यहाँ पर उच्च उत्तेजना भी नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अगला प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए या फिर वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। क्या होगा करेक्ट आंसर। देखिए बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत हो, यानी कि जो सूचनाएं वो अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, वो वहां पर बच्चों को सीखने में कठिनाई होगी ना। सी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है, यहाँ पर कौन सी धारणा उपयुक्त है अधिगम के लिए, यह आपको बताना है। प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता भैया, अधिगम करेंगे तो पड़ता है। असफलता अनियंत्रित है, ऐसा दोनों जो विकल्प हैं दोनों ही गलत है। यहाँ पर योग्यता अटल है या फिर योग्यता सुधार है, तो योग्यता अटल नहीं होती, क्या होती, योग्यता सुधार होती है। तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट होगा। मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना या फिर योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना। विभाजित आपको नहीं करना है, विद्यार्थियों का नामांकित नहीं करना है, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान नहीं करना है, क्योंकि मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य आपने पूछा है क्या होगा, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वेन हिले के ज्योमेट्री तर्क के सिद्धांत का चरण स्तर नहीं, कौन सा नहीं है, नेगेटिव प्रश्न पूछा गया वेन हिले के। अदृश्यकरण, मूर्त संचालन, विश्लेषण या फिर स्वयं सिद्धि, कौन सा होगा 69 का सही आंसर। इसका सही आंसर होगा मूर्त संचालन। देखिए वेन हिले पर एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, सारी जानकारी आपको दी है। वेन हिले ऑनलाइन स्टडी विद डीके लिखेंगे, आपके सामने होगा वीडियो, उसको देख लीजिएगा, सारी समस्याएं आपको दूर हो जाएगी। यहाँ पर बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, मूर्त संचालन। अगला प्रश्न, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती या फिर बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं। क्या होगा इसका सही आंसर। अधिगम का संरचनात्मक विचार क्या सुझाता है, यह आपको बताना है कि ज्ञान संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्या निभाते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, अधिगम की अभिप्रेरणा के बारे में पूछा गया है। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को दंड देकर या फिर प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। करेक्ट आंसर आपके सामने है। ये चार विकल्प पढ़ेंगे तो आसान होगा। आसान क्रियाकलाप ना देकर, क्रियाकलाप देकर ये आपका गलत हो गया है ना, जोर देकर गलत होगा, दंड देकर गलत होगा। क्या होगा, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा, है ना। अधिगम की अभिप्रेरणा को आप किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। अगला प्रश्न, अपनी जटिल प्रक्रिया के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है, ये किसके द्वारा दिया गया है। यहाँ पर स्टीफन फ्रेशर, नोम चॉम्स्की, लेव वाइगोत्स्की या फिर जीन पियाजे, किसके द्वारा दिया गया। 72 का आंसर बताना है। ये नोम चॉम्स्की द्वारा दिया गया, किसके, चॉम्स्की द्वारा दिया गया। व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है, जो विचार है ये नोम चॉम्स्की द्वारा दिया गया है। चलिए, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा होगा। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण जिसे नकल और दोहराना कहते हैं, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना या फिर संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। सही आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर पूछा गया है अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछा गया है, और सबसे प्रभावशाली माध्यम होगा संकल्पनाओं के बीच क्या करना, संबंध खोजना, है ना। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिव प्रश्न है भैया, क्या नहीं करना चाहिए, ये पूछा गया है सीधा सीधा। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना आप बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग आप नहीं कर सकते, और यही पूछा गया है क्या नहीं करना चाहिए। तो शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। बी वाला विकल्प ही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न,
किसके सिद्धांत में भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? वाइगोत्स्की, पियाजे, गार्डनर या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग? सही आंसर क्या होगा? 75 का। देखिए यहां पर पूछा गया भाषा बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किस सिद्धांत में, तो ये जो कोहलबर्ग का सिद्धांत है इसमें डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास से अंतः क्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सृजन में सक्षम होते हैं? वो कौन से उपागम का मानना है? यह संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादी, व्यवहारवादी या फिर प्रकार्यवादी? करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा संरचनावादी, है ना। क्या होगा इसका सही आंसर? संरचनावादी होगा, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी युक्ति अधिगम को सुसाधित नहीं करती है? देखिए प्रश्न नेगेटिव पूछा गया है, कौन सी युक्ति है? अनुमान लगाना है, संपत्ति प्रतिचित्रण है, प्रकार्यात्मक स्थिरता है या फिर गैर उदाहरण निर्मित करना है? क्या है? 77 का आंसर क्या होगा? वो कौन सी युक्ति है जो अधिगम को सुसाधित नहीं करती है? तो वो है प्रकार्यात्मक स्थिरता, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिर की ओर होता है? देखिए यहाँ पर प्रश्नों को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। उस सिद्धांत के बारे में पूछा गया है जो गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। वो कौन सा सिद्धांत है? शीर्षगामी सिद्धांत, अधोमुखी है, प्रमस्तिकी है या फिर परिधि है? कौन सा होगा? 78 का सही आंसर होगा अधोमुखी, यानी कि शरीर के आधे यानी कि मध्य भाग से, ये याद रखिएगा, उससे आप रिलेटेड कर सकते हैं अधोमुखी, है ना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? भाई एक अध्यापिका है जैसे अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाना है तो क्या करेगी? कठोरता से समय सारणी का पालन करना चाहिए। कठोरता शब्द जहां जाए वो नेगेटिव में चला जाएगा, वो हो ही नहीं सकता किसी प्रकार से आंसर। विद्यार्थी के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों को जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए, और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। आपका बी वाला विकल्प ही क्या होगा? सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया, कौन सा कथन सही नहीं है अधिगम के बारे में? चार विकल्प आपके सामने पढ़ लेते हैं। अधिगम ज्ञान सर्जन की एक सक्रिय प्रक्रिया बिल्कुल है, लेकिन प्रश्न में कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। अधिगम हेतु विद्यार्थी में कुछ स्तर की तत्परता होनी आवश्यक है, बिल्कुल होनी आवश्यक है। सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व क्यों नहीं है? भाई महत्व, यही आपका करेक्ट आंसर है। सामाजिक पारंपरिकता का अधिगम प्रक्रिया में बहुत महत्व होता है, इसमें देरा का महत्व नहीं है, क्यों नहीं है? ये बिल्कुल है, तो यही आपका आंसर होगा, है ना। सी वाला करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि विकास दिशात्मक है सिर से पैर की ओर? बिल्कुल जो दिशात्मक सिर से पैर की ओर है वो कौन सा सिद्धांत है? शीर्षगामी, अधोगामी, विशिष्ट से संबंधित सिद्धांत, मात्रात्मक परिवेश। जो आपका अधोमुखी के बारे में मैंने आपको बताया, जो मध्य से शुरू होता है उसे अधोमुखी कहते हैं, और जो शीर्ष से होता है उसे शीर्षगामी सिद्धांत कहते हैं। ऐसे इस सिद्धांत को आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला वाला विकल्प आपका क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? जो अधिगम हो वो प्रभावशाली हो, साथ में अर्थपूर्ण हो, इसके लिए महत्वपूर्ण क्या है ये आपको बताना है। विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित करें। विशेष सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिसमें कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में प्रयोग करने का प्रयास ना करे। क्यों नहीं करेगा भैया? करेगा, या गलत हो गया। अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि विभिन्न उप अवधारणाओं में संबंधता स्थापित ना हो सके। क्यों नहीं हो सके? हो सकती है। ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। क्यों करेंगे भैया? आपका जो डी वाला विकल्प है ये भी गलत होगा। सही क्या होगा? विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबंधता स्थापित करना, पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार विद्यार्थी किस प्रकार सबसे बेहतर सीखता है? सबसे बेहतर कब सीखता भैया? अधिगम के सामाजिक संज्ञानात्मक मत के अनुसार आपको बताना है वयस्कों की निष्क्रिय नकल द्वारा। देखिए निष्क्रिय नकल मैंने आपको बताया था, आपका नेगेटिव में चला गया। प्रश्न आपका प्रश्न के अनुसार जो पहला वाला विकल्प है वो गलत है। अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा हो सकता है, व्यवहार में के भानुकूलन द्वारा, संदर्भित जानकारी के कंठस्थीकरण द्वारा। कंठस्थीकरण हो नहीं सकता, व्यवहार में भानुकूलन। यहाँ पर सही आंसर होगा अपने वातावरण से सक्रिय संलग्नता द्वारा, बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। सामाजिक अंतःक्रिया का संबंध पूछा गया है किससे? किससे है? चॉम्स्की, पियाजे, स्किनर लिखा हुआ यहाँ पर, है ना, या फिर वाइगोत्स्की। सही आंसर क्या होगा? ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया के बारे में पूछे तो वो वाइगोत्स्की होगा, डी वाला विकल्प आपका सही होगा, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक का जो सिद्धांत है इन्हीं के द्वारा दिया गया है।
अधिगम को सुसाधित करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? अधिगम को सुसाधित करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? विषय वस्तु को विद्यार्थी के सामाजिक संदर्भ से अलग रखना चाहिए। अलग नहीं रख सकते, पहला वाला आपका गलत हो गया, ये अलग नहीं अलग है ना। संप्रति मानचित्रण के इस्तेमाल को हतोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना चाहिए। विद्यार्थी को ज्ञान सर्जन के अवसर प्रदान करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अधिगम के बारे में पूछा गया है ना, तो अधिगम के बारे में पूछा गया है तो क्या विकल्प होगा आपका सही? फोर्थ वाला, विद्यार्थियों को ज्ञान सृजन के अवसर प्रदान करने चाहिए। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है? देखिए सकारात्मक रूप से पूछा गया, कुपोषण, विद्यार्थी में सहभागिता, दंड या फिर अभिसंज्ञान। करेक्ट आंसर आपको कूट में बताना है क्या होगा। तो देखिए यहां पर पूछा गया सकारात्मक रूप से, तो कुपोषण और दंड दोनों ही नहीं होगा। क्या होगा आपका? विद्यार्थियों में सहभागिता और अभिसंज्ञान। दूसरा और चौथा कहां पर है? डी वाले विकल्प में, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस पर आधारित है? सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषणवाद या फिर सार्वभौमिकता। शायद ये प्रश्न में पहले भी आपको बता चुका हूं, शायद रिपीटेड प्रश्न है ना, मुझे ऐसा लग रहा है। तो 87 का सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने 44 आंसर आपको क्यूज के तौर पर दे दिया है, उसका आंसर सभी को देना है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। 87 का सही आंसर होगा आपका सामाजिक संरचना। लेव वाइगोत्स्की का जो संबंध होगा वो आपका सामाजिक संरचना से होगा। अगला प्रश्न, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस वजह से होती है? अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में पूछा गया है। भैया ये किस वजह से होती है? पहला विकल्प है केवल 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 केवल, दो विकल्प आपके गलत हो गए है ना। केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से क्यों हो गए? क्योंकि प्रश्न आपका पॉजिटिव पूछा गया, ये आप हमेशा याद रखिएगा है ना। नहीं तो आप आके मुझे बोले कि सर वो तो वहां पर ये पूछा गया था और आपने बोला था केवल आ जाए और वो आपका विकल्प नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? तब विकल्प जो प्रश्न है वो आपका पॉजिटिव हो। पॉजिटिव का मतलब जहां पर नहीं आ जाए, नहीं आए है ना, नहीं आ जाए वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा, नहीं आए वो पॉजिटिव में चला जाएगा। बस इतना सा आपको देखना है, इतना सा समझना है। तो यहाँ पर देखिए पॉजिटिव प्रश्न है, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नता किस तरह से किस वजह से होती है, तो केवल के जो दो विकल्प है वो गलत हो गए, आप पढ़ लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा है ना। तीसरा और चौथा विकल्प पढ़ लेते हैं। व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से, ना ही व्यक्तिगत और ना ही वातावरणीय, ये भी आपको गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से है ना अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती है। तीसरा वाला विकल्प आपका गलत हो गया, तीसरा वाला विकल्प आपका सही हो गया है ना तीसरा। चलिए अगला प्रश्न, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों की अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझना चाहती है, उसे रिक्त स्थान का इस्तेमाल करना चाहिए। किसका इस्तेमाल करेगी? रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, मूल्यांकन के अनिरंतर रूप या फिर मानक संदर्भित मूल्यांकन। क्या होगा करेक्ट आंसर? 89 का क्या होगा? देखिए उसे रचनात्मक मूल्यांकन इस्तेमाल करना चाहिए। किसका? रचनात्मक मूल्यांकन का पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्न में से कौन सी अधिगम युक्ति जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी? देखिए नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है, कौन सी युक्ति है? अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, स्मृति सहायक विधियों का प्रयोग, उदाहरण सृजन करना, निष्क्रिय अनुवाचन करना। देखिए मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी प्रकार का दिमाग लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, निष्क्रिय भी आपका नेगेटिव है ना। निष्क्रिय अनुवाचन करना ये आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव प्रश्न पूछा गया है। ये जो युक्ति है ये जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी। फोर्थ वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। कुछ कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं वो भले कितना ही कठिन पूछ ले, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर आप उसमें से निकाल कर ले आएंगे और करेक्ट आंसर को चुनेंगे है ना। डी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। मनुष्य भाषा अर्जन की क्षमता के साथ जन्म लेता है, यहाँ कथन किसका है? किसका है भैया? 91 का आंसर क्या होगा? मैंने क्या बताया था? जहां पर अर्जन आ जाए 90% उसकी क्षमता होती है करेक्ट होने की। किसका होगा? चोम्स्की का होगा है ना। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो, शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो या फिर विद्यार्थियों का ज्ञान सर्जन के अवसर ना दिए जाए। क्या सही होगा? अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली कब होगा या फिर अर्थपूर्ण कब होगा? विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से संबंधित हो। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। ये भी आप प्रश्न और 4 विकल्प पढ़ के आंसर लगा सकते थे, बहुत सरल था प्रश्न है ना। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? अधिगम को कौन सा विकल्प या फिर कौन सा कारक सुसाधित करता है? योग्यता का वार्षिक मात, आसपास में विकर्षण, भाषा से अनभिज्ञता या फिर तंत्रिका संबंध न्यूनता। क्या होगा?
93 का सही आंसर क्या होगा? देखिए न्यूनता आपका नहीं होगा, अनभिज्ञता नहीं होगा, क्या होगा आपका? योग्यता का वार्षिक मत, है ना। यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प होगा वो आपका करेक्ट होगा, विकर्षण भी नहीं होगा, पहला वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न, किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं? किसके द्वारा कहा गया है? क्रेसन के, स्किनर के, पियाजे के या फिर चोम्स्की के? सही आंसर होगा, ये आपका सही आंसर होगा जिन पियाजे। किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? जिन पियाजे द्वारा प्रस्तावित किया गया है कि बच्चे भाषा सीखने के लिए अनुकूलन तथा समायोजन का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? नेगेटिव प्रश्न है। कौन सा अधिगम है जो प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देता है? कुपोषण, समकक्षी के साथ सहयोग, अपसारी चिंतन या फिर चर्चाएं। सरल सा प्रश्न है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पर 4 विकल्प पड़ेंगे, आंसर आपके सामने होगा नेगेटिव प्रश्न। नेगेटिव क्या है आपका? यहाँ पर कुपोषण है, कुपोषण आपका करेक्ट आंसर होगा। विद्यार्थी को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या सम्मोहित करना चाहिए? निपुणता, उन्मुखी उद्देश्य, असहायता का सीखा हुआ भाव, योग्यता का सत्य या फिर अस्तित्वाचक पर्यवेक्षक या फिर फोर्थ विकल्प है आपका प्रतियोगात्मक दृष्टिकोण। क्या होगा 96 का? देखिए यहाँ पर पूछा गया है विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या सम्मोहित करना चाहिए? तो निपुणता, उन्मुखी उद्देश्य करना चाहिए, पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है। यह जो विचार है किसने प्रतिपादित किया है? स्किनर, वाटसन, वाइगोत्स्की या फिर चोम्स्की? किसके द्वारा ये जो विचार है ये प्रतिपादित किया गया है? 97 का आंसर होगा ये चोम्स्की द्वारा। मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण नियमों के एक समूह के रूप में होती है, विचार चोम्स्की द्वारा परिभाषित किया गया है। शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है? नेगेटिव प्रश्न है, कौन नहीं देती? व्यवहार अनुकूलन, सहपाठी सहभागिता, अन्वेषण अधिगम या फिर पारस्परिक शिक्षण। 98 का सही आंसर क्या होगा? मुझे लगता है एक और आपको आंसर देना चाहिए, है ना, एक और क्यूज देना चाहिए आपको, क्योंकि मैंने काफी नेगेटिव और पॉजिटिव आपको बता दिए हैं। तो इसमें से क्या सही आंसर होगा ये आपको बताना। 98 44 का आपने जो आंसर वो बता ही दिया होगा भैया आंसर क्या होगा। अब 98 का बताना आपको कि इसका सही आंसर क्या होगा। शिक्षण अधिगम की आपको बताना है कि वो कौन सी विधि है जिसमें ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है, ये आपको बताना है ना। 98 करके आंसर देना। 2 प्रश्न दिए मैंने आपको, है ना, इसका आंसर क्या होगा बताना है आपको। 98 विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं? निष्क्रिय अनुकरण, निष्क्रिय हो नहीं सकता। पुरस्कार और दंड, दंड हो नहीं सकता, पुरस्कार भी नहीं हो सकता। कंठस्थीकरण भी नहीं हो सकता। क्या होगा? जिज्ञासा और अन्वेषण करेक्ट आंसर होगा आपका। विद्यार्थी जिज्ञासा और अन्वेषण द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। अगला प्रश्न, किस विधि में मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता? प्रत्यक्ष विधि, ग्रहणशील विधि, गतिविधि आधारित अधिगम विधि या फिर अनुवाद विधि? क्या सही आंसर होगा? याद रखिएगा हमेशा जो प्रत्यक्ष विधि होती है इसमें मातृभाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है? अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से पूछा गया है, ना कि नेगेटिव प्रश्न, ध्यान रखिएगा। अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, निराशा की भावना, विद्यालय का मुद्रित समृद्ध परिवेश या फिर विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए रहे अनुदेशन। सही आंसर क्या होगा? देखिए प्रश्न आपने पढ़ा नेगेटिव है भैया, तो इसमें नेगेटिव क्या होगा? निराशा की भावना होगी और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कारक सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? कौन से कारक है? कक्षा का परिवेश है, संसाधनों की उपलब्धता है, शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियां हैं या फिर शिक्षार्थी की तत्परता का स्तर है। 4 विकल्प हैं, कूट में आपको आंसर देना है। देखिए प्रश्न को दोहरा लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कारक के बारे में कि सीखने की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करते हैं? कक्षा का परिवेश बिल्कुल करते हैं, संसाधनों की उपलब्धता करते हैं, शिक्षक की शिक्षण शास्त्रीय विधियां करते हैं, शिक्षार्थियों की तत्परता का स्तर नहीं होता है ना। शिक्षार्थियों की तत्परता का स्तर, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा और तीसरा। जो फोर्थ वाला विकल्प होगा ये आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न, एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अधिक से अधिक जोखिम की, विकर्षण जिसको व्यवधाय कहते हैं इसका न्यूनतम होना है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करना या फिर अन्य जिसे गैर लचीली भी कहते हैं इसका शैक्षणिक कार्य प्रणाली। क्या होगा? 103 का
करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, देखिए एक अनुकूल शिक्षण अधिगम वातावरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो विकर्षणों की होती है, विकर्षणों का न्यूनतम होना। बी वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, व्याकरण अनुवाद विधि को किस रूप में जाना जाता है? शास्त्रीय विधि, शास्त्रीय उपागम, रचनात्मक विधि या फिर आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र विधि? आलोचनात्मक लिखा हुआ है ना। करेक्ट आंसर 104 का क्या होगा? देखिए यहाँ पर व्याकरण अनुवाद विधि के बारे में पूछा गया, किस रूप में जाना जाता है? तो इसे शास्त्रीय विधि के रूप में जाना जाता है। अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है अगर, कब होता है अधिगम प्रभावशाली रूप से? कक्ष का वातावरण भयमुक्त। तो बिल्कुल यही करेक्ट आंसर है आपका। कक्ष का वातावरण कैसा होना चाहिए? भय मुक्त होना चाहिए, जिससे कि अधिगम अधिक प्रभावशाली रूप से होता है। पहला वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। 3 विकल्प और पढ़ लेते हैं। अध्यापक विद्यार्थी के अधिगम संबंधित व्यक्तिगत अंतरों को अनदेखा कर सकता है, नहीं करना चाहिए। पढ़ाई गई विषय वस्तु बहुत जटिल नहीं होना चाहिए। संप्रति की व्याख्या के दौरान ना अपना, ये ना शब्द आया यानी कि ये नेगेटिव में चला गया, ये विकल्प नहीं हो सकता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से कथन अधिगम के लिए आकलन के संबंध में सही है? देखिए अधिगम के लिए आकलन के संबंध में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है और कूट में आपको आंसर देना है ना। यहाँ पर बता देता हूं मैं, 4 विकल्प हैं ये वाले। अब इसमें सही कौन सा है वो आपको बताना है। 106 का तो एक एक करके पढ़ेंगे, जो सही होगा उस पर टिक कर लेंगे, है ना। भय पैदा करने के लिए कॉपी में सभी त्रुटियों पर लाल स्याही नहीं हो सकता, शायद ये प्रश्न में बता चुका हूं आपको, है ना। दूसरा विकल्प, विद्यार्थी के अधिगम के बारे में जानने के लिए त्रुटि को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। सहपाठी आकलन का प्रयोग एक दूसरे को प्रतिपुष्टि देने के लिए किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के प्रतिरूपों के प्रति अध्यापक को सजग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या होगा आंसर? दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा, तीसरा और चौथा किसमें? फोर्थ वाले विकल्प में, और यही करेक्ट आंसर है। शायद इसका आंसर मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है या फिर अग्रता प्रदान करता है? वो कौन सा कारक है? पुरस्कार, रुचि, दंड, रुचि या फिर प्रशंसा? क्या होगा सही आंसर? क्या होगा? देखिए कौन सा कारक है जो अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है? तो वो है रुचि। कौन सा होगा? वो रुचि होगा। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? काफी इंपोर्टेंट है। बुद्धि से संबंधित एक वीडियो बनाया है, एक ट्रिक भी बनाई है, आप वीडियो देख सकते हैं। बुद्धि से बहुत सारे प्रश्न आपको दिए हैं और एक ट्रिक बनाई है बुद्धि से संबंधित, उसमें सारे सिद्धांत आपको एक एक करके याद करवाए गए हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत जहां भी आ जाए आपको टिक करना है हार्वर्ड गार्डनर, है ना। हार्वर्ड गार्डनर द्वारा दिया गया था बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन से अधिगम को प्रभावित करने वाले परिवेशी कारक है जो व्यक्तिगत कारक नहीं? यहाँ पर देखिए परिवेशी कारक तो है लेकिन वो व्यक्ति कारक नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत कारक नहीं होना चाहिए। समझ का स्तर, भावात्मक लब्धि, शिक्षण अधिगम सामग्री या फिर सीखने के लिए आंतरिक अभिप्रेरणा। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा शिक्षण अधिगम सामग्री, है ना। ये परिवेशी कारक तो है लेकिन व्यक्तिगत कारक नहीं है। तीसरा वाला विकल्प आपका करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए बाधक बन सकता है? अधिगम के लिए कौन बाधक बन सकता है ये पूछा गया है। ये काफी बार पूछा गया प्रश्न है लेकिन विकल्पों को हमेशा बदल दिया गया है। विकल्प है आपका लचीला पाठ्यचर्या। देखिए ये अधिगम में बाधक नहीं हो सकता। अधिगम के लिए बहु संवेदी उपागम ये भी नहीं हो सकता। विद्यार्थी का एक समान योग्यता के आधार पर समूह एक समान नहीं होना चाहिए, है ना। तीसरा वाला विकल्प आपका सही होगा। अध्यापक द्वारा रचनावादी शिक्षा शास्त्री गतिविधियां का प्रयोग ये बाधक नहीं होगा। बाधक कौन सा होगा? तीसरा वाला विकल्प। अगला और लास्ट प्रश्न है, जैसा कि मैंने आपको बताया था टोटल 111 प्रश्न मिलेंगे। बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या फिर निष्क्रिय अधिगम? कौन सा अधिगम? देखिए निष्क्रिय कट हो गया, रटंत कट हो गया। इन दोनों में से क्या होगा? सहयोगात्मक अधिगम होगा, क्योंकि बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है तो इस सहयोगात्मक अधिगम को करता है। पहला वाला विकल्प आपका सही होगा। तो 111 प्रश्न की हमारी बात हुई थी। 111 प्रश्न यहाँ पर मिल चुके हैं। कितने नंबर आपको यहाँ पर मिले 111 में, ये कमेंट्स के माध्यम से बताना है। और कोई टॉपिक पर यदि वीडियो बनाना है तो भी कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। जल्द ही दोस्तों एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।